हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है। सोशियोलॉजी का मतलब सोशियोलॉजी से हमारा क्या मतलब होता है, सोशियोलॉजी क्या करती है। सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो सोसाइटी के अंदर जिस तरह के भी ह्यूमन रिलेशंस हैं, जिस तरह की भी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जिस तरह का भी कल्चर है जो हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर सराउंड करता है, जिस तरह का भी कल्चर है, सोशल इंटरेक्शन किस तरह की है, सोसाइटी के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के सिस्टम है, कास्ट सिस्टम किस तरह का है, रिलीजन किस तरह का है, हर तरह की सोसाइटी के अंदर जिस तरह का भी सेटअप है उसको स्टडी करना सोशियोलॉजी का काम है। सोशियोलॉजी ये सब स्टडी करता है जो सोसाइटी के अंदर आता है, चाहे उसमें ह्यूमन रिलेशंस की बात कर लीजिए, चाहे उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ की बात कर लीजिए, चाहे ह्यूमन इंटरेक्शंस की बात कर लीजिए, चाहे उसमें कल्चर की बात कर लीजिए, चाहे आप कास्ट सिस्टम की बात कर लीजिए, चाहे आप रिलीजन की बात कर लीजिए। किसी भी तरह की सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, वो सोशियोलॉजी उन प्रॉब्लम्स को, उन फैक्टर्स को स्टडी करती है। अब सोशियोलॉजी तो ये हुआ। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। सोसाइटी ने क्या किया है कि अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी क्या करती है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हर सोसाइटी ने एजुकेशनल सिस्टम सेटअप किया है। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम सेटअप करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद करिकुलम बनाते हैं, उसके बाद स्कूलिंग सिस्टम है, उसके बाद हायर लेवल सिस्टम है। ये सारा जो सेटअप करती है एजुकेशन का वो सोसाइटी करती है। अब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या किया जाता है, इस एजुकेशनल सेटअप का, पूरे एजुकेशनल सेटअप का, कि मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है हमारी, वहाँ पे एजुकेशनल सेटअप किस तरह का है, किस तरह के पब्लिक इंस्टीट्यूशन है स्कूल एजुकेशन देने के लिए, किस तरह का हायर एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह का वहाँ पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन सिस्टम है, अडल्ट एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन के हर आस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है कि वो किस तरह का है। अब सोशियोलॉजी और एजुकेशन जो है उनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। सोसाइटी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है और एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर डिपेंड है। एजुकेशन को फ्रेम करने वाली सोसाइटी है और सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली एजुकेशन है। यानी कि एजुकेशन जो है सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करती है और सोसाइटी जो है एजुकेशन को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में पूरे एजुकेशनल सेटअप का स्टडी किया जाता है कि वो क्या है। तो जैसे कि हमने बात की, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है, जो भी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं, सोशियोलॉजी जो है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। तो उस सोशियोलॉजी में क्या किया जाता है, जो भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्व किया जाता है, उनको पहले स्टडी किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। अब जो प्रॉब्लम आई उनको किसकी हेल्प से सॉल्व करती है, सोसाइटी किस हेल्प से करती है, जो भी एजुकेशन वो प्रोवाइड करती है, अपने जो भी सिटीजन्स हैं उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन हेल्प करती है उन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सोल्व करने के लिए। तो इसी तरह की एक प्रॉब्लम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम, जो सोसाइटी के अंदर मेनली आती है। तो आज का हमारा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, उसका क्या मीनिंग है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और एजुकेशन का क्या रोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन किस तरह अपना रोल प्ले करती है। तो टॉपिक शुरू से करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेन करना मीन्स लगातार जारी करना, लगातार रहना, चलते रहना, और डेवलपमेंट होती है ग्रो करना, कि जो प्रीवियसली आता है उसमें और चेंजेस आते जाना, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, हम एजुकेशन में बात करते हैं ना, हम स्टूडेंट की मेंटल डेवलपमेंट करते हैं या सोशल डेवलपमेंट करते हैं। उस मेंटल डेवलपमेंट में क्या है, जो प्रीवियसली बच्चे को आता है, उसका दिमाग उनको जिस चीज़ की नॉलेज है उसको और ज़्यादा नॉलेज देना, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जब हम देते हैं तो उसमें हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट में क्या है कि जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं सोसाइटी में, वो उसको सस्टेन रखना है, हमने उसको लगातार चला के रखना है। जैसे इस तरह की डेवलपमेंट करनी है। अगर हम पर्सनल, इसको हम पहले पर्सनल तौर पे लेके चलते हैं, पर्सनल उसकी बात करें हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में क्या है, जब भी पेरेंट्स क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं तो सिर्फ अपनी नीड्स को ध्यान में नहीं रखते कि प्रेजेंटली मैंने जो रिसोर्सेज बनाए हैं, इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज सेटअप करे हैं, या कोई आपने शॉप खोली है या कोई बिजनेस सेटअप किया है, तो सिर्फ वो अपनी प्रेजेंट नीड को देखते हुए नहीं बनाते हैं। उनका ये मकसद रहता है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी, जो जनरेशन होगी, हमारे जो बच्चे होंगे, वो भी इन रिसोर्सेज को आगे बढ़ा सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। यही होता है ना। अगर कोई, मान लीजिए कोई फैमिली घर भी बनाती है, कोई फादर घर बनाता है और उसके 2 बच्चे हैं, तो वो क्या करता है, दोनों बच्चों के हिसाब से घर बनाता है। उसकी अपनी तो नीड पूरी हो रही है घर की, पर साथ साथ वो क्या, किस चीज़ को ध्यान में रखता है कि बाद में जब मेरे बच्चे इसको यूज़ करें तो वो भी इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो पर्सनल तौर पे हम ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं। जो चीज़ें हम अपने लिए सोचते हैं उसके बारे में हम फ्यूचर, ये तो नहीं हम करते ना कि जो हमने कमाया बस वो हमारे लिए ही है। ये तो नहीं हम सोचते ना जो मैंने कमाया सिर्फ मैं अपने लिए यूज़ करूँगा, आप अपने बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। इस तरह की तो हम फीलिंग नहीं रखते ना। हम अपने, चाहे घर में कोई चीज़ भी आई है, हम खुद की नीड भी पूरी करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बचा के रखते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई चीज़ आप लेके आए, आपने खुद ही खा ली, उसको अपने बच्चों को दिया ही नहीं, या अपनी जो चीज़ है उसको अपने बच्चों को शेयर ही नहीं कराया। इस तरह तो नहीं करते ना। तो ये तो एक पर्सनल लेवल पे हुई, पर्सनल लेवल पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई कि जो रिसोर्सेज आपने अपने लिए यूज़ किए हैं, अपनी नीड के लिए, आप चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज इस तरह से डेवलप हो। अगर आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है तो वो बिजनेस इस तरह से डेवलप हो कि उसको आपके आगे फ्यूचर जो जनरेशन है वो भी उससे फ़ायदा उठा सके, वो भी उससे लाभ ले सके। इसी तरह से मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं पर्सनल लेवल पे, पानी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आपको बोलते हैं कि अगले 3 दिन पानी नहीं आएगा, तो आप क्या करते हैं उस पानी के लिए? अपनी अगर आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट 3 डेज पानी नहीं आएगा, आपके घर में सप्लाई नहीं होगी पानी की, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? आप उसको बचा के रखते हैं ना अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए, कि प्रेजेंट नीड तो आप पूरी करते ही हैं अपनी उस पानी से। जिस दिन आ रहा है पानी उस दिन अपनी प्रेजेंट नीड पूरी कर ली, और उसके बाद फ्यूचर के लिए भी आप उसको क्या करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, ताकि आपकी जो 3 दिन की जो नीड है वो सस्टेन रह सके, आपकी जो चलती रहे वो नीड, पानी की जो नीड है वो आप कंजर्व करके रखते हैं। तो ये तो हुई पर्सनल लेवल पे बात। पर्सनल लेवल पे तो हम सब ऐसा करते ही हैं। अगर सोसाइटी की बात करें, अगर सोसाइटी को भी इसी तरह से चलाना है, फ्यूचर में भी फ्यूचर जनरेशन को भी, फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी ध्यान में रखना है, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम अपनी प्रेजेंट की नीड को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, अपनी लाइफ को तो इंजॉय करना ही है, पर वेस्टेज को रोकना है। जो हम इसमें हम 2 तरह के कंसेप्ट की बात करते हैं। एक तो कंसेप्ट ऑफ नीड, कि जो नीड है, आज की जो प्रेजेंट नीड है उसको फुल्ली, रोटी कपड़ा मकान की जो वो है, या सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, वो सबकी सोल्व हो, प्रेजेंटली जो है सोसाइटी के लोग हैं उनकी सोल्व हो। पर दूसरे हम कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन, कि जो इसको वेस्ट करते हैं, जैसे कई बार खाना जो है बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर देते हैं। आजकल बड़ा इसका फूड कंजर्वेशन का वो चला है कि खाना हमें वेस्ट नहीं करना है। जो खाना हम वेस्ट करते हैं वो तो एक तरह की वेस्टेज ही है ना, उसका कोई बेनिफिट तो नहीं है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी बेनिफिट नहीं है उसका, या किसी और पर्सन को भी बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंजर्वेशन की बात करते हैं कि हमने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व करके रखना है, ताकि हमारी नीड तो, प्रेजेंट जनरेशन की नीड तो अच्छे से फुलफिल हो, साथ में जो फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज से जो हमने कंजर्व करके रखे हैं उनसे लाभ उठा सके, उनसे अपनी नीड को पूरा कर सके। यानी कि हमने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो यहाँ पे
क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमने बचा के रखना है। तो हम यहाँ पे रिसाइकल और रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। ऐसे जो सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया जाए जो कि रिसाइकल्ड किए जा सके, रीन्यूएबल किए जा सकें, ताकि इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसमें किस तरह के सोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी दोबारा से हमें मिल जाती है। ये एक वेस्ट होने वाला ऐसा तो सोर्स नहीं है कि जिसको नॉन रिन्यूएबल तो है नहीं कि हमें दोबारा से नहीं मिलेगा, तो इसको यूज़ किया जाए। जैसे हम मान लीजिए सर्दियों में पानी गर्म करते हैं, तो क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जब भी कोई गीज़र चलाया जाता है या इस तरह के अप्लाइंसेस चलाए जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एसी चलाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जब ज़्यादा होती है तो उसके लिए जहाँ पे ये बिजली बनाई जाती है, जो चीज़ इसके लिए यूज़ की जाती है बिजली बनाने के लिए, चाहे वो कोल की बात कर लीजिए या आप वाटर की बात, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जब कोल ज़्यादा यूज़ होता है तो उससे CO2 निकलती है, और CO2 क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। और ग्लोबल वार्मिंग का पता ही आपको क्या इफेक्ट होता है। सीजन्स बहुत बुरी तरह से बदल रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, बारिश के जो टाइम बारिश ना आने का होता है उसमें भी बारिश आ जाती है। तो ये ग्लोबल इस तरह के इफेक्ट पड़ते हैं। तो सोलर एनर्जी, क्यों ना सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाए इस पानी को गर्म करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिकल कंजप्शन को बचाया जा सके। विंड एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है इसके लिए। विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, क्योंकि विंड जो है एक रिन्यूएबल सोर्स है, तो उसको रिन्यू किया जा सकता है। तो उस विंड एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और उससे कोई इस तरह की CO2 भी नहीं निकलती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती है। तीसरा हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। अब इतनी ज़्यादा लोग डेवलपमेंट के पीछे भागने लगे थे कि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, ट्रीज़ कटने लगे थे और लोग फसलें भी ज़्यादा उगाने लगे थे। इस तरह की फसलें जो हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को रहने ही नहीं देती। क्या करते थे कि जैसे अगर हम धान की बात करें तो एक साठी बोलते हैं उसको, साठी जो धान है, चावल जिससे उगते हैं, तो साठी एक फसल होती थी, मतलब वो 60 दिन में तैयार हो जाती थी। तो लोग क्या करते थे, 60 दिन में उसको तैयार करने के बाद फिर अगली धान की फसल उगा लेते थे। तो वो ये देखते ही नहीं थे कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इतनी है रह ही नहीं जाती। जब आप बार बार इसी तरह की एक ही तरह की आप क्रॉप्स उगाते जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती जाती है। केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फिर उसको फर्टाइल करने के लिए। तो इस केस में क्रॉप रोटेशन की बात की गई थी कि क्रॉप रोटेशन होता है कि जैसे आपने एक तरह की फसल उगाई, उसके बाद हम पल्सेस उगा लेते हैं। जैसे गेहूं के बाद कुछ टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कुछ टाइम पीरियड 1-2 महीने का टाइम पीरियड होता है जहाँ फ्री रहता है, उसके बाद जो धान की फसल उगाई जाती हैं, तो उस टाइम पे आप पल्सेस उगा लीजिए। पल्सेस क्या करती हैं, उससे नाइट्रोजन मिलता है सॉइल को और वो उसको फर्टाइल कर देती हैं। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन की बात की गई थी। तो अभी हम क्रॉप रोटेशन की बात कर रहे थे कि क्रॉप रोटेशन में हम जैसे हमने फसल उगाई कोई, उसके बाद बीच में कुछ पल्सेस वाली फसल, जिससे कि जो हमारी सॉइल होती है वो फर्टाइल बनी रहती है। जो पल्सेस हैं वो नाइट्रोजन देती हैं सॉइल को और उसकी फर्टिलिटी को बना के रखती हैं। तो इस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं ताकि जो ये सारी चीज़ें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह के रिसाइकल्ड और रीन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करके एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सकता है, ताकि हमारी प्रेजेंट नीड तो पूरी होती ही है, इससे हम फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, एक बहुत ही चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, लोग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे थे। तो इससे एजुकेशन ने, इसमें आपने देखा भी होगा रिसेंट 10-15 ईयर्स में एनवायरमेंटल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पीक पे हुआ है। इसके लिए हम वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, एनवायरमेंटल डे मनाते हैं, ये सारे उसी का एक पार्ट है, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व किया जा सके, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड भी पूरी हो सके, और साथ साथ में मदर नेचर को भी बचाया जा सके, जिसको हम बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहे थे, जिसको हम बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे थे।
तो ये जो है एजुकेशन ने इसमें बहुत अहम भूमिका अदा की है। एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर किया इस बारे में, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बताने के बारे में। तो ये जो सस्टेनेबल कंसेप्ट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट आया था वो 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब लोगों की जो अपनी डेवलपमेंट के पीक पर थे, बहुत ज़्यादा पीक पे थे, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे थे। तो उस टाइम रियलाइज़ किया गया, कुछ एक कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम इस तरह से ही पैसे के पीछे भागते रहे तो जो हमारी जो मानव जाति है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन। और हम तो चाहे जी भी लें 50-100 साल वाले 50-100 साल तक तो ये चल ही सकता है, पर आगे की जो जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बच पाएगा। ना उनके लिए सांस लेने के लिए अच्छी हवा रहेगी, ना उनके लिए पानी है, जो पानी भी नहीं रहेगा उनके यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा जो ये हो रही थी, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा था, उसको देखते हुए ही 1980 में इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट रखा गया था। अब 3 तरह के जो रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे हमने अपना एनवायरनमेंट की बात की, पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इवन दिल्ली में तो आप देखोगे कि कई बार इस तरह की हालत हो जाती है वहाँ पे कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जो ट्रैफिक लाइट्स पे जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उसको भी मास्क लगा के रखना पड़ता है। तो इस तरह की जो है, क्योंकि क्या है, हर घर में 3-4 हर पर्सन के पास गाड़ी अगर है तो हर पर्सन अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, कोई भी पूलिंग नहीं करता है। तो इस तरह से क्या है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है तो कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगी। अभी सांस लेना इतना मुश्किल हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, तो फ्यूचर के लिए तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे हमने एसी की बात की पीछे, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इस टाइम अब अप्रैल और मई में इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि उसमें बिना एसी के भी काम चल सकता है, पर लोग उसमें भी नहीं हटते हैं। उसमें भी क्या करते हैं, एसी चला के अंदर बैठे होते हैं घरों में। वो टेम्परेचर भी उन्होंने 16-15 पे लगाया होता है, 16-17-18 पे एसी का टेम्परेचर। वो देखो कितनी कंजप्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और उस कंजप्शन को बनाने के लिए कितनी वेस्टेज होती है, CO2 निकलती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। तो इस तरह के जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाए जा सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि हम ये बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी में कि जो प्रेजेंट जो लोग हैं उनकी नीड पूरी होती रहे और जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर्स के लिए भी बच सकें। तो जैसे अब प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया गया है कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है, इससे पोल्यूशन बहुत, पर अभी भी लोग कहते हैं क्यों नहीं यूज़ करना है, इसके बिना क्या है, इसके बिना तो काम नहीं चलता है, हर चीज़ प्लास्टिक में। जितना हो सके हम उसको बैन कर सकते हैं। प्लास्टिक से इतना पोल्यूशन हो फैलाता है, जब हमारी वो नीड जो है प्रेजेंटली, जो हमारी हम इस प्लास्टिक के थैले की जगह हम क्यों ना एक कपड़े का थैला या जूट का थैला यूज़ कर लें, हमारी नीड तो उससे भी पूरी हो रही है ना। अब दूसरा हम बात करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की। इसमें हम एक तरह से हम अपने इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव करने की बात करते हैं, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका फ़ायदा उठा सके, उससे लाभ ले सके। जैसे कि आपने 10 साल पहले देखा था, रिसेशन आया था, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई थी। तो इस तरह की अगर हम सेविंग नहीं करेंगे, अगर हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बचा के नहीं रखेंगे, तो वहाँ पे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, और जो हमारी फ्यूचर, हमारी नीड्स तो चलो जैसे तैसे पूरी हो ही जाएगी, पर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बच पाएगा। तो उस केस में हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तीसरा जो है सोशो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी। अब ये सोशो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी क्या है, जैसे हम घर में इस तरह का सिस्टम चाहते हैं, जैसे हम घर में चाहते हैं कि इस तरह का सिस्टम हो, इस तरह की बच्चों के अंदर वैल्यूज़ हों, इस तरह का हम घर का स्ट्रक्चर बना के चलें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के में भी उन वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र किया जा सके और वो भी बिना किसी डर के अपनी लाइफ को जी सकें। इसी तरह हम सोसाइटी में भी बात करते हैं कि सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत नहीं होती है पर्सन को एक जीने के लिए, उसको एक सेफ एनवायरनमेंट की, जहाँ उसको वो बिना किसी डर के जी सके, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो सोशो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी में हम बात करते हैं कि इस तरह का सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम हो, इस तरह का
स्ट्रक्चर हो वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि हर बंदा, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की हम मेनली बात करते हैं, कि हर पर्सन अपनी बात को कह सके, उसको बिना किसी डर के वो रह सके, अपनी मर्जी से वो घूम सके, उसको फ्रीडम हो, इस तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। और फ्यूचर जनरेशन में भी वही उसी तरह का स्ट्रक्चर पास करना है, और उसी तरह का स्ट्रक्चर, उसी तरह का सोशल और इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना रहे, उसको हम सोशो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी मानते हैं। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा तरीका है, सस्टेनेबिलिटी में एक ऐसे तरीका हम खोजने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारी प्रेजेंट नीड है, प्रेजेंट जनरेशन की नीड है, वो पूरी हो सके, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड, वो भी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ कर सके। यानी कि हम यहाँ कंजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो, और चाहे वो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कंजर्वेशन की बात हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो कंसेप्ट है, सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, कहाँ से इवोल्यूट हुआ, कहाँ से इसका जन्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। ये 1972 में स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट की एक कॉन्फ्रेंस थी जो स्टॉकहोल्म में हुई थी 1972 में, जिसको कन्वीन्ड किया था यूनाइटेड नेशन ने, जिसको ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड नेशन ने। तो वहाँ से ही कंसेप्ट शुरू हुआ 1972 में, इस कॉन्फ्रेंस से, ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस थी ये, यूनाइटेड नेशन ने इसको शुरू किया था। वहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट उसमें आया, देखने में आया या समझने में आया, या उसके ऊपर ध्यान दिया गया। दूसरा जो है 1980 में इसको थोड़ी और ज़्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी, जब हमें लगा कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है और लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए या पर्सनली पैसा कमाने के लिए वो नेक्स्ट जनरेशन का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। तो उस केस में 1980 में इस जो सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको और ज़्यादा अहमियत दी गई, और ये वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के अंडर इसके बारे में और ज़्यादा बात की गई और ज़्यादा इसको अहमियत दी गई। इसके बाद 1983 में आर कॉमन फ्यूचर करके एक पब्लिकेशन आई थी, आर कॉमन फ्यूचर करके, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। और 1985 में भी एक पब्लिकेशन आई थी, प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल एंड कॉमन क्राइसिस, जो टाइम टू टाइम पब्लिकेशंस आती हैं, पेपर पब्लिश होते हैं या कोई बुक पब्लिश होती है, उसके दौरान ये 1985 में पब्लिश हुआ था, अ प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल एंड कॉमन क्राइसिस 1985 में, उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई थी। इसके बाद 1985 के बाद 1992 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी एक एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, जिसको हम रियो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस आउटकम हुए हैं, जो प्रीवियस इससे पहले इस समिट से पहले, इस रियो समिट से पहले जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जितने भी बात कही गई थी या जितने भी आउटकम आए थे, उनको क्लैरिफाई किया गया, उनको रिवाइज किया गया और उनके ऊपर दोबारा से चर्चा की गई। और इनको जो भी शुरू किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट शुरू किया था, उसको एक ग्लोबल इशू बनाने ग्लोबल लेवल पर बात करने, पहले तो 1-2 कंट्री इसमें इन्वॉल्व थे, पर इसको बोला गया है कि इसको एक ग्लोबल इशू बनाया जाना चाहिए, तभी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। इसके बाद 1992 के बाद यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दिसंबर 1992 में एक कमीशन सेट किया, जिसका नाम रियो समिट, जिसका काम क्या था, एक कमीशन सेट किया गया, यूनाइटेड नेशन ने ये कमीशन सेट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से के रिगार्डिंग, जिसका काम क्या था कि जो रियो समिट के दौरान, जो इससे पहले जो रियो समिट हुई थी, उसके दौरान जो भी फैसले लिए गए थे और जो भी नेशंस ने बोला था कि हम अपने अपने लेवल पर, लोकल लेवल है या रीजनल लेवल है या फिर नेशनल लेवल पर, जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो भी हम काम करेंगे या जो भी हम लोगों को जागरूक करेंगे, उसका फॉलोअप लेना इस समिट का काम था, इस रियो समिट का काम था। एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का ये काम था कि जो भी नेशन ने जो भी इसके बारे
बारे में जो भी डेवलपमेंट की है, जो भी लोगों को समझाया है, उसका फॉलो अप लेना कि कितना उन्होंने अपने लेवल पर काम किया है। नेक्स्ट इसके बाद है A special session of General Assembly held on 1997। एक 1997 में एक स्पेशल सेशन आया जनरल असेंबली का। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, CSD जिसको बोलते हैं। ये 1997 से 2002 के बीच चला था, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में क्या था, इसमें सारे पक्ष को शामिल किया गया था। इससे पहले जो हम बात करते थे मेनली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते थे, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करते थे, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करते थे, सिर्फ मदर नेचर को की तरफ ध्यान दिया गया था। जबकि इस कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट के अंदर सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट था, कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, इसमें दूसरी तरह के जो हमारे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया, और सोशो पॉलिटिकल जो इशू है, जो सोशो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी का इशू है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया। तो ये समिट, ये जो सेशन था, स्पेशल सेशन जनरल असेंबली का 1997 में आया था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मीनिंग क्या है। अगर एक्चुअल हम इसका मीनिंग देखें, मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट इज नोन एज ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ सिचुएशन। किसी सिचुएशन की ग्रेजुअल ग्रोथ, धीरे धीरे बढ़ना, उसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। और बाद में दैट बिकम्स मोर एडवांस्ड एंड स्ट्रॉन्ग देन प्रीवियस वन, कि जो पहले था उससे ज़्यादा एडवांस हो गया, उससे ज़्यादा अच्छा हो गया, उसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। डेवलपमेंट में टेक प्लेस बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन पॉलिसी, प्रोजेक्ट्स एंड लेजिस्लेशन। डेवलपमेंट के लिए हमें क्या पॉलिसीज़ में चेंज भी करना पड़ सकता है, प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रोजेक्ट्स करने पड़ सकते हैं, या फिर अपने जो कानून हमने जो बनाए हैं, जो भी लेजिस्लेशन है हमारा, उसमें चेंज करना पड़ सकता है अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो एस्पेक्ट की बात की गई थी, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल एंड वेलबींग। जो प्रेजेंट जो लाइफस्टाइल है उसको भी इम्प्रूव करना है, उसमें जो लोग हैं, जो प्रेजेंटली जो सोसाइटी के अंदर जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसके लिए भी पूरी रोटी कपड़ा मकान की, हर पर्सन के लिए रोटी कपड़ा मकान की सुविधा उपलब्ध करानी है। और दूसरा जो है, हमने जो वेस्टेज है उसको लिमिट करना है, ताकि जो प्रिजर्व किया जा सके नेशनल और नेचुरल रिसोर्सेज को, इस इकोसिस्टम को, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको यूज़ कर सके प्रॉपरली। अब हम यहाँ ये बात करते हैं कि जो प्रेजेंट नीड है उसमें भी हमने अच्छी तरह से रहना है। ये नहीं है कि हमने उसके कॉस्ट पे हम फ्यूचर के लिए बचा के रखें। अगर हम अपने पर्सनली अगर हम उसकी बात करें तो हमारी जो जनरेशन थी, हमसे जो पहली जनरेशन थी, वो क्या करती थी कि अपने खाने पीने की तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ बचाने की तरफ, सेविंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी। सेविंग ज़्यादा करनी है, ऐसा काम भी नहीं करना है कि अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके, मतलब अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करके बहुत ज़्यादा अपने खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्यूचर के लिए बचा के रखना, ऐसा काम भी नहीं करना है। इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बात करती है कि जो प्रेजेंट है वो भी अच्छी तरह से रहे, उनको भी हर सुविधा उपलब्ध हो, पर सिर्फ हमने क्या बात की है, वेस्टेज को बचाना है, वेस्टेज खत्म करनी है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज का लाभ उठा सके, उनको प्रॉपरली यूज़ कर सके, और हमारी सोसाइटी जो है, जो हमारी ह्यूमन जनरेशन है, वो चलती रहे। तो हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे अभी इसमें। ब्रंडलैंड ने एक डेफिनेशन दी थी, ब्रंडलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस चीज़ की बात की जाती है, प्रेजेंटली जो नीड है उनको अचीव करना, पर क्या कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, किस कॉस्ट पे नहीं करना है, कि जो फ्यूचर के लिए ऐसा नहीं है कि हम रिसोर्सेज ना बचाएं, उनको भी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को जी सकें आराम से, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो उनके लिए भी क्लीन वाटर हो उनके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी हो। इस तरह की हमने
इस तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात की गई थी। सेकंड जो डेफिनेशन है विकिपीडिया ने दी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ सोशो इकोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक सोशो इकोलॉजिकल प्रोसेस है, सोसाइटी से रिलेटेड है और साथ में हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सोशो इकोलॉजिकल प्रोसेस करेक्टराइज्ड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स। जिसका मेन फीचर क्या है, इस सोशो इकोलॉजिकल प्रोसेस का क्या मेन फीचर है, क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना है while maintaining the quality of natural environment indefinitely। ह्यूमन नीड्स को भी पूरा करना है और नेचर की जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारी मदर अर्थ है, उसको भी बचा के रखना है। ऐसे काम करने हैं कि उस मदर नेचर को भी बचाया जा सके, उस नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके और साथ में जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको भी पूरा किया जा सके। ये एक इस तरह का सोशो इकोलॉजिकल प्रोसेस है, सोसाइटी से रिलेटेड है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी रियो डिक्लेरेशन 1992 में दी गई थी। रियो डिक्लेरेशन ने दी थी 1992 में डेफिनेशन, ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर ऑफ कंसर्न फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किसकी बात की गई है, ह्यूमन की बात की गई, उसको सेंटर में रख के चला गया है, चाहे वो ह्यूमन प्रेजेंट नीड वाला है चाहे वो फ्यूचर नीड वाला है। ह्यूमन बीइंग्स की बात की गई है कि ह्यूमन बीइंग जो है प्रेजेंट वाला है उसकी भी नीड पूरी हो और जो फ्यूचर वाला है उसकी भी नीड पूरी हो, दोनों की बात की गई है। दे आर एंटाइटल्ड टू अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मनी विद नेचर। कि वो जो हैं, जो पर्सन हैं, जो प्रेजेंट वाले हैं या फ्यूचर वाले हैं, जो वो अपनी नीड्स को पूरी तरह से फुलफिल कर सकें, पर किसके कॉस्ट पे नहीं, किस कॉस्ट पे नहीं करनी चाहिए वो नीड फुलफिल, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके नहीं, एनवायरनमेंट को कंजर्व करके, उसको प्रिजर्व करके, उसकी तरफ ध्यान दे के उन नीड्स को पूरा करना है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और एजुकेशन किस तरह से रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।